ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी खबरें हिस्सा हैं हमारे कार्यक्रम का। तो शुरुआत होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक के एजेंडे में क्या है, बजट में निर्यातकों को मिलेगी कौन सी स्कीम, महंगे हुए माइक्रोसॉफ्ट के उत्पाद, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को क्यों हो रहा नुकसान, देश में क्यों बढ़ रही सोने की तस्करी और सऊदी ने अचानक क्यों घटाया कच्चे तेल का भाव। एशियाई देशों के लिए सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में कटौती करी है, सस्ता किया है वो तेल। और इससे ठीक पहले आपको पता होगा कि रूस के कच्चे तेल पर कैपिंग का फैसला हुआ है पश्चिमी देशों की तरफ से, यूरोप और अमेरिका की तरफ से। बाजार में लगातार हलचल है, क्या है इसके मायने आज हम मनी सेंट्रल में समझेंगे। शुरुआत, कंपनियों को कामकाज के लिए सरकारी विभागों से अलग अलग तरह की सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू हो सकती है। इसके लिए पैन नंबर को आधार बनाया जा सकता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार सिंगल विंडो क्लियरेंस की लिए मौजूदा डेटाबेस में से किसी ऐसे डेटा को एंट्री पॉइंट मानने की दिशा में आगे बढ़ रही है जो पहले से सरकार के पास उपलब्ध हो। ऐसे डेटा में पैन नंबर प्रमुख हो सकता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए 16 तरीके की मंजूरियां लेनी है, तो वो 16 तरीके की मंजूरियां आपको सिर्फ एक विंडो पर जाकर एक बार जाकर मिल जाएंगी। इसको सिंगल विंडो क्लियरेंस कहते हैं। सर, अब इसकी तैयारी क्या है, सरकार करने क्या जा रही है पैन कार्ड के साथ? सरकार ने एक व्यवस्था पिछले साल से शुरू की थी, हालांकि अभी तक ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाई। इसका नाम था नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS। इसका एक सॉफ्ट लॉन्च पिछले साल हुआ था, जिसमें कि कारोबार करने वालों को एक ही जगह से सारी मंजूरियां और लाइसेंस मिलने की सुविधा दी गई थी। भारत लाइसेंसों का देश है। भारत में एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए असंख्य दर्जनों लाइसेंस और दर्जनी मंजूरियों की ज़रूरत पड़ती है। उस व्यवस्था के तहत सरकार इसे आसान करना चाहती थी, पर यहाँ दो बड़ी व्यवहारिक दिक्कतें थीं। एक पहली व्यवहारिक दिक्कत ये थी कि कौन सा एक सिंगल डेटा पॉइंट हो जिस डेटा पॉइंट से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एप्लीकेंट को सारी सेवाएं या सुविधाएं प्रदान की जा सकें, एक थी। दूसरा ये था कि उसे सारे अलग अलग जो रेगुलेटर्स या अलग अलग जो विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उन्हें उससे जोड़ा जा सके। आज अब सरकार की कोशिश ये है कि वो एक जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है उसमें जो कारोबार करने वाला व्यक्ति है उसकी के आवेदन में उसके पैन नंबर को आधार बनाएगी और उस पैन नंबर का आधार बनाकर उसे बेसिक डेटाबेस मानकर उसे सारी मंजूरियां दी जाएंगी, जिससे कि उसे अलग अलग जगह आवेदन ना करना पड़े और उसी एक नंबर से उसका पूरा प्रोफाइल ट्रैक होकर उसे सुविधाएं मिल जाएं। अब इसमें मैं अभी फ़िलहाल अगर कोई आदमी कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसे EPFO में एक अलग ID बनानी पड़ती है, जहां वो अपने कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड जमा करता है। अगर छोटी कंपनी है तो ESIC में एक ID बनानी पड़ती है, फिर GST में अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर उसे टिन अलग लेना पड़ता है, फिर उसको इनकम टैक्स का एक टैन लेना पड़ता है और पैन तो उसके पास होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर एक साथ मर्ज हो जाएंगी तो शायद कारोबारियों को इसमें सुविधा हो सकेगी। इस बात की संभावना है कि इस बार के बजट में सरकार इस स्कीम की घोषणा भी करेगी और उद्योग मंत्रालय ने इसे लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय से बातचीत भी शुरू कर दी है। अगली खबर जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़ी। 17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की वर्चुअल बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि बैठक में जीएसटी में धोखाधड़ी के कुछ मामलों को आपराधिक श्रेणी से हटाए जाने पर सहमति हो सकती है। इसके अलावा एक और मुद्दा है, वो है जीएसटी के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए धोखाधड़ी की लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किए जाने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ पर लगने वाले टैक्स को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। सर, और क्या क्या एजेंडे में है जीएसटी काउंसिल की बैठक के? जीएसटी काउंसिल के की बैठक में एक एजेंडा तो पहले से बाहर हो गया, जिस पर हमने कल चर्चा की थी कि जीएसटी के दरों के ढांचे में कोई बड़ा बदलाव भी फिलहाल नहीं होने जा रहा है। बजट सामने है और उसके बाद सरकार अगले साल शायद इस पर बात करेगी। दो महत्वपूर्ण चीज़ें इस बैठक में आने वाली हैं। एक आम लोगों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सरकार शायद हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दर 18% से घटा
बढ़ाकर 12% कर देगी, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला जो टैक्स है वो कम हो सकेगा। दूसरे 2 प्रोसीजरल चेंजेस हैं पर बड़े चेंजेस हैं। जीएसटी में बहुत सारे विवाद पाइल अप हैं अलग अलग जगह, जिन जो अदालतों में फंसे हुए हैं। जीएसटी के ट्रिब्यूनल्स बनाए जाने का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के पास आएगा, जो देश के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे, ताकि जीएसटी अथॉरिटी और टैक्स देने वाले के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको आसानी से और जल्दी पूरा किया जा सके। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने पिछले 1-2 साल में बहुत सारे कानूनों को डीक्रिमिनलाइज किया है, यानी उसके अंदर ऐसे प्रावधान जो छोटी छोटी गलतियों के लिए भी जेल पहुंचाने की, आपराधिक मामला बनाने की का प्रस्ताव करते हैं, उन्हें हटाने की कोशिश की गई। कंपनीज एक्ट से काम किया गया था, अब शायद जीएसटी के कानून के तहत भी ऐसा किया जाएगा और वहाँ ये माना जाए, वहाँ 2 अलग अलग वर्ग बनाए जाएंगे। एक जो तकनीकी तौर पर होने वाली गलतियाँ किसी करदाता से होती हैं, और एक जानबूझकर टैक्स की चोरी की गई और वो अलग मामला बनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण 2 चीज़ें इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक के एजेंडे पर होंगी। एक नए तरीके की खबर, अच्छी खबर एयरटेल से जुड़ी। देश में हाई स्पीड इंटरनेट और डेटा केयरिंग क्षमता विकसित करने के लिए दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के साथ करार किया है। इस करार के तहत समुद्र के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा केबल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। दुनिया के अलग अलग देशों को इंटरनेट के साथ जोड़ने के लिए केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना एक देश से दूसरे देश में डेटा ट्रांसफ़र संभव नहीं हो सकता। सर, कितनी बड़ी परियोजना है, क्या परियोजना है? ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है इंटरनेट के लिहाज से। शुभम, पूरी दुनिया में जो इंटरनेट का नेटवर्क है जो देशों के बीच काम करता है, उसे जोड़ने के 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता सैटेलाइट का है, यानी सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए हम एक देश से दूसरे देश में कॉल्स भेजते हैं या डेटा एक्सेस करते हैं, और दूसरा ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा बड़े हाई स्पीड ट्रैफिक को संभालने वाला सिस्टम होता है सी केबल नेटवर्क्स का, जो समुद्र के भीतर बड़ी केबल्स बिछाई जाती हैं जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ती हैं। और ऐसी कई सारी केबल पूरी दुनिया का चक्कर लगा रही हैं, अलग अलग समुद्र में पड़ी हुई। ये बड़ा प्रोजेक्ट है और उसको दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में माना जा रहा है। इसका नाम 2 अफ्रीका पल्स प्रोजेक्ट है। ये अफ्रीका, अरब और भारत के बीच के देशों को आपस में जोड़ेगा। इसमें ओमन, इसमें अमीरात, इसमें बहरीन, इसमें कुवैत, इराक, पाकिस्तान, इंडिया और सऊदी अरब देशों के बीच में को जोड़ने वाली एक केबल डाली जाएगी, जिसमें भारती एयरटेल और मेटा जो फेसबुक की कंपनी है, दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जोड़ने का मतलब होता है शुभम कि ये जो केबल्स हैं इनके एक लैंडिंग सेंटर बनाए जाते हैं अलग अलग देशों के अलग अलग बंदरगाहों पर। भारती इसमें इसलिए शामिल हुई क्योंकि भारती के पास पहले से 2 केबल लैंडिंग स्टेशंस हैं, चेन्नई में और मुंबई में। भारती इससे पहले भी सी केबल नेटवर्क में सिंगापुर टेलीकॉम के साथ काम कर चुकी है, और ये नई परिस्थिति में, जबकि दुनिया में डेटा का फ्लो और तेजी से बढ़ने वाला है, ये केबल नेटवर्क दुनिया में भारत के ट्रैफिक की रफ्तार और ज़्यादा तेज कर सकता है। चलिए अब खबरें बजट से। ऊंचे अरमान, नई उड़ान, यह है हमारी बजट की इस बार की थीम, जिसके इर्द गिर्द हम पूरा बजट आपको समझाएंगे, समझेंगे। आज की खबर है निर्यातकों से जुड़ी। देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस बार के बजट में निर्यातकों के लिए एमनेस्टी स्कीम शुरू कर सकती है। इसके तहत डिफॉल्ट पर लगने वाले जुर्माने में कुछ कमी की जा सकती है। माना जा रहा है कि एमनेस्टी स्कीम से देश में लगभग 1000 निर्यातकों को फायदा होगा और डिफॉल्ट से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा होने पर सरकार को राजस्व से कमाई भी बढ़ सकती है। सर, कौन से डिफॉल्ट्स पर एमनेस्टी स्कीम लागू की जाएगी? सरकारें आमतौर पर ये जो टैक्स माफ़ी या जुर्माना माफ़ी की स्कीमें अक्सर लाती रहती हैं, हालांकि इनकी नैतिकता पर सवाल उठते रहें। लेकिन इस बार बारी एक्सपोर्ट्स की है, और एक्सपोर्ट में 2 महत्वपूर्ण ऐसी स्कीमें हैं जिनका फ़ायदा आमतौर पर निर्यातक लेते हैं। शुभम, एक स्कीम है EPCG, जिसमें कि किसी निर्यात को करने के लिए अगर कोई सामान बनाना है तो उसके लिए कैपिटल गुड्स का, मशीनों का आयात किया जाता है, और वो आयात ड्यूटी फ्री होता है, यानी निर्यात करने वाली कंपनी को, जो निर्यात कर रही है, उसके बदले वो अगर आयात करती है तो उसे कोई सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता। और दूसरी एक स्कीम है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, जिसमें कि आप इंपोर्ट ड्यूटी फ्री इनपुट्स मंगा सकते हैं। एक तो कैपिटल गुड्स से मशीन है और दूसरा कच्चा माल मंगा सकते हैं, और वो निर्यात के बदले आपको उस ड्यूटी का ड्रॉबैक मिल जाता है, आप ड्यूटी नहीं देते।
इस समय परिस्थिति ये बन रही है कि बहुत सारे निर्यातक अपने निर्यात के वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। यानी उन्होंने इन स्कीमों का फ़ायदा लेकर जो कच्चा माल मंगा लिया है, जो मशीनें मंगा ली हैं, उसके बदले वो निर्यात पूरा नहीं कर पाए और इसलिए सरकार अब इन्हें इस सख्ती से, इस पेनाल्टी से आज़ादी देने की तैयारी कर रही है। ये माना जा रहा है कि इसमें कुछ शर्तों के साथ निर्यातकों को इस बात की ढील दी जाएगी कि वो अपने बकाए जो निर्यात पूरा न करने के कारण उन्होंने जो ड्यूटी लिए का फ़ायदा लिया है उसे माफ़ किया जाए या उसे कुछ हद तक वापस किया जाए। ये बड़ी स्कीमें हैं। इन स्कीमों के तहत, एक स्कीम के तहत TPCG के तहत पिछले साल सरकार ने 11,700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गंवाया, जिसको हम रेवेन्यू फॉगॉन कहते हैं, राजस्व का नुकसान उठाया क्योंकि निर्यात बढ़ाने थे। और दूसरी स्कीम जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, उसमें 2,862 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्वॉल्व था। इन दोनों स्कीमों में बदलाव होगा और ये शायद भारत में एक्सपोर्टर्स के लिए हाल फिलहाल के वर्षों में पहली एमनेस्टी स्कीम होने वाली है। एक्सपोर्ट से जुड़े 2 अपडेट और हैं। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर कुछ राहत देने वाली खबर है। इस साल देश में बासमती चावल और प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से एपिडा के दायरे में आने वाले उत्पादों का निर्यात बढ़ा है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक इस फाइनेंशियल ईयर में कृषि और प्रोसेस्ड फूड उत्पादों के निर्यात में 19% का उछाल आया है। कुल $15.2 अरब का एक्सपोर्ट हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ बासमती चावल और गेहूं के निर्यात में दर्ज की गई है। इसके अलावा देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल हैंडसेट के निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। इस साल मोबाइल हैंडसेट का निर्यात लगभग $9 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल $5 अरब के मोबाइल एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा। इंडियन सेलुलर एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन, जो संस्था है एक्सपोर्ट को देखती है, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग को देखती है, उनका मानना है कि वित्त वर्ष 2025-26 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का आकार $300 अरब तक पहुंच जाएगा, जो वित्त वर्ष 21-22 के दौरान $87 अरब का है और इस साल यानी कि जिसमें हम इस समय चल रहे हैं 2022-23 के दौरान $100 अरब पहुंचने का अनुमान है। इस बीच अब एक बड़ी खबर है। ये खबर इसलिए आप गौर से सुनिए, समझिए, क्योंकि ये जिस बाजार से खबर है वो उस बाजार पर चीन का कब्जा है। ये बाजार है मोबाइल फोन का। भारत में मोबाइल फोन बेचने वाली चीन की कंपनियों को केंद्र सरकार ने आगाह किया है कि वे भारत में अपनी सप्लाई चेन को पारदर्शी बनाएं। हाल में एक इंटरव्यू दिया IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि चीन की कुछ कंपनियां भारतीय मोबाइल कंपनियों को बाजार से हटाने के लिए गलत तरीकों का, गलत हथकंडे अपना रही हैं और उनकी सप्लाई चेन पारदर्शी नहीं है। चीन की कंपनियां टैक्स चोरी भी कर रही हैं, उन्होंने ये भी कहा। सर, क्या चीन की कंपनियों के साथ सरकार बड़ी सख्ती करने वाली ऐसी मंशा दिखती है आपको? इस बात की संभावना लगती है, क्योंकि चीन की कंपनियों को लेकर अभी हमने पिछले 2-3 महीनों में कई सारे अलग अलग बदलाव देखे, जिसमें एक बदलाव चीन से सस्ते आयातों पर रोक लगाने की नई कोशिशों के तौर पर था। पर मोबाइल के बाजार में जो बाजार पूरी तरह चीन की कंपनियों के कब्जे में है और ये कब्जा चूंकि भारत सरकार ने ही उनको बुलाया और PLI इंसेंटिव देकर भारत में कंपनियों को मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए कहा, तो आज स्थिति ये है कि 60% मार्केट शेयर बाजार का Xiaomi के पास है। जो इंडियन मार्केट का चीन कंपनियों के पास 21% Xiaomi के पास है, Vivo और Realme के पास 14% है और Oppo के पास 10% है। बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा ये चीन की कंपनियां मिलकर अपने हाथ में लिए हुए हैं। लंबे समय बाद सरकार को ये बात समझ में आया कि चीन की कंपनियों के कामकाज में कुछ भी साफ सुथरा नहीं है भारत में, जबकि उन्हें बुलाया गया था और उनको यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए कहा गया था। अब ये जो बयान भारत के मंत्री की तरफ से आया, सरकार की तरफ से आया, वो थोड़ा चौंकाने वाला है और उससे हमें 2 तरीके के मतलब निकलते दिख रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि सरकार को अब ये समझ में आया है कि चीन की कंपनियाँ टैक्स चोरी कर रही हैं, उसके मामले पकड़े गए, ईडी ने छापेमारी की इन कंपनियों के यहाँ, लेकिन इससे कंपनियों के कारोबार में कोई कमी नहीं आई, उनके कारोबार कोई प्रतिबंध नहीं हुआ। यानी एक तरफ एजेंसियां उनको टैक्स चोरी के लिए पकड़ रही हैं, दूसरी तरफ वो कंपनियां अपना कारोबार भी कर रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, विज्ञापन भी कर रही हैं। सामान्य परिस्थितियों में कोई सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। अब सरकार ने इस किस्म की चेतावनी दी है कि अगर चीन की कंपनियां अपने कारोबार को ठीक नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई का मतलब उन्हें बाजार से बाहर किया जाएगा? भारतीय बाजार में जो मोबाइल की मांग है उसको कौन पूरा करेगा? दूसरी चीज़ इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि चीन की कंपनियों के कामकाज का ये तौर तरीका पिछले 10 साल से सिर्फ वित्तीय तौर पर, टैक्स न देने के तौर पर ही
इसमें बहुत सारी अनियमितताएं नहीं थी। इन कंपनियों का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अपारदर्शी था। तो सरकार ने कहा है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे फ़ोन मंगाती हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, फैक्ट्री में बनाकर असेंबल करके किनको भेजा जाता, इसके बारे में भी सरकार को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, तो इसे पारदर्शी करने के लिए कहा गया है। ये इस लेवल तक जाएगा कि इन पर प्रतिबंध लगे, सख्त हों, इस बात की संभावना नहीं है। शुभम ने आपको भी बताया कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ा है, जिसमें इन कंपनियों की एक बड़ी भूमिका है, लेकिन शायद सरकार की तरफ से इन्हें सख्त चेतावनी दिए जाने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब खबर महंगाई से जुड़ी, महंगाई मीटर वाले सेगमेंट में। ये अलग अलग सेगमेंट हम लोगों ने बांटे ही दरअसल इसलिए कि आप हर सेगमेंट की खबर समझ पाएं, चाहे वो पॉलिसी से जुड़ी हो, बजट में क्या चल रहा है, महंगाई में क्या चल रहा है। महंगाई की खबर आज है माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी। दुनिया की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में सॉफ्टवेयर और कुछ सेवाओं के दाम 4.5% से लेकर 11% तक बढ़ाने का फैसला लिया है। क्यों लिया है? उनका कहना है कि भारतीय रुपए में आई अस्थिरता का हवाला देते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने दाम में बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें फरवरी की शुरुआत से लागू होंगी। सर, कौन कौन से उत्पाद सेवाओं पर ये कीमतें बढ़ी हैं? 11%, 4.5 से 11% तक माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में बढ़ोतरी की और हाल फिलहाल में माइक्रोसॉफ्ट की बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। जो भी भारत में अधिकांश लोग माइक्रोसॉफ्ट के उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, चाहे उनके ऑपरेटिंग सिस्टम हो या डेटा मैनेजमेंट सिस्टम हो या बाकी सिस्टम हो, माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा है कि जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो करीब 9% महंगी हो जाएंगी और जो बाकी सर्विसेज हैं जो आप लाइसेंस के तौर पर खरीदते हैं उनकी कीमतें करीब 4.5% के आसपास बढ़ेंगी भारतीय रुपए की कीमत में। माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365, डायनामिक्स 365 जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल सेल से डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट सेल के लिए बेची जाती हैं, 1 फरवरी 2023 से इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। जो अभी मौजूदा स्थिति में जिनके पास ये प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं उनसे वही कीमत लगेगी जब तक कि वो अपना लाइसेंस इसका रिन्यूअल नहीं करते हैं, और इसके जब लाइसेंस रिन्यूअल आएंगे तब उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल बिजनेसेस के लिए कीमतों में बढ़ोतरी उतनी अधिक नहीं होगी, पर जो नए निवेश करने वाले लोग हैं, नए कंप्यूटर सिस्टम्स खरीदने वाले लोग हैं, नए ग्राहक जो माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें इस महंगाई की चुभन महसूस होगी। अगली खबर ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ी। आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम अगर देखते हैं तो ये खबर आपको ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। नए सब्सक्राइबर की ग्रोथ घटने की वजह से नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो फंड की कमी की वजह से ओटीटी कंपनियां या तो अपने खर्चे घटा रही हैं या फिर उनके लिए वीडियो कंटेंट तैयार करने वाले प्रोड्यूसर से सस्ती डील करने के लिए बातचीत कर रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेटफ्लिक्स ने पहले ही अपने बजट में 1/3 कटौती कर दी है। सर, कितना नुकसान हो रहा है इन कंपनियों को और इससे बचने के लिए कंपनियां क्या तैयारी कर रही हैं? भारत में ओटीटी कंपनियों के लिए कोविड के बाद का बाजार बहुत अच्छा नहीं रहा। अब पूरी दुनिया में नहीं रहा। नेटफ्लिक्स की सेल्स में, नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर बेस में दुनिया में गिरावट आई, लेकिन भारतीय बाजार जिसमें हमने कोविड के दौरान नेटफ्लिक्स के या अमेजन प्राइम के प्रयोग में जब में सब्सक्रिप्शन में बढ़ोतरी देखी थी, वैसा नहीं हुआ। कंपनियों को करीब 30 से 40% रेवेन्यूज़ का नुकसान हुआ है पिछले 1 साल के भीतर, ऐसा अलग अलग रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इसके कारण कंपनियां 2 तरीके की रणनीति अपना रही हैं। एक तो कुछ कर्मचारियों की संख्या में छंटनी की बात करें, क्योंकि भारत में उतना आसान नहीं कर्मचारियों की संख्या में छंटनी करना, और कर्मचारियों का आकार भी बड़ा नहीं है। अमेरिका में तो नेटफ्लिक्स ने अपने कर्मचारियों की संख्या में छंटनी भी की और नई भर्तियां भी बंद की। और दूसरी चीज़ ये कि वो अपनी सबसे बड़ी कॉस्ट को कम करने जा रही हैं, जो उनके भारत के संचालनों का, चाहे अमेजन प्राइम हो या हॉटस्टार हो या नेटफ्लिक्स हो, जो उनके भारत के संचालन है उनकी लागत करीब का 80% है। और वो कंटेंट है, वो फिल्म है, वो शोज़ हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो भारत के निर्माताओं से, बाकी निर्माताओं से बनवाते हैं। जो संकेत मिल रहे हैं उसमें कंपनियों ने प्रोड्यूसर से ये कहा है कि या तो वो जो पहले से दी गई कीमत है उसके आधी कीमत पर हम शो फिल्म बनाकर दें, और या फिर एपिसोड्स का नंबर बढ़ा दें। यानी अगर कोई एपिसोड 10 एपिसोड की डील है तो उस एपिसोड को 20 एपिसोड और 50 एपिसोड पर किया जाने वाला। इसके 2 प्रत्यक्ष असर शुभम अगले 6 महीने में भारत के ओटीटी मार्केट में दिखाई देंगे। एक तो कंटेंट की क्वालिटी से इसमें कंप्रोमाइज़ हमें दिखाई देगा, क्योंकि जिस अच्छी क्वालिटी का कंटेंट नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम दे पा रहे थे वो उपलब्ध नहीं होगा। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि कंटेंट की सप्लाई भी, आपूर्ति भी कम होगी, क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम हर महीने 10 या 15 नई चीज़ें रिलीज़ करते थे तो शायद वो अब इसे रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। और ये एक किस्म की दुविधा इनके लिए है, क्योंकि इसका असर इनके सब्सक्रिप्शन पर भी पड़ेगा। लेकिन कंपनियां फिलहाल खर्च घटाने की प्रक्रिया में लगी हुई हैं।
अब सुनिए आज दिन की सबसे बड़ी खबर जो जुड़ी है सोने की स्मगलिंग से। देश में कोरोना के लॉकडाउन खत्म होने के बाद सोने की तस्करी फिर से बढ़ने लगी। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के आंकड़े देखें तो वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत में कोरोना लॉकडाउन की वजह से सोने की तस्करी के मामले कम थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटे तस्करी के मामले सामने आने लगे। पूरे वित्त वर्ष 21-22 के दौरान देश में सोने की तस्करी के 160 मामले सामने आए। उनमें 833 किलो से ज़्यादा सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी अगर आप मौजूदा भाव देखें तो। सर, पहला सवाल सीधा सीधा, सोने की तस्करी क्यों बढ़ रही है? सरकार को बहुत महंगा पड़ा अपना एक फैसला सोने की तस्करी में। नंबर्स आपके लिए चौंकाने वाले हैं। 400 केजी सोना पिछले साल बरामद हुआ था, इस साल उसका डबल होकर 833 किलो सोना बरामद हुआ। ये भारत के हाल फिलहाल के वर्षों में शायद सोने की किसी एक साल में बहुत बड़ा नंबर है तस्करी का। और हुआ इसका ऐसे इसलिए क्योंकि सरकार ने आयात कम करने के लिए, ये पुरानी दुविधा है और सरकारें ये करती हैं और इसका फैसला नतीजा इसी तरह से सामने आता है। आयात कम करने के लिए, आयात का बिल कम करने के लिए, विदेशी मुद्रा की निकासी रोकने के लिए, व्यापार घाटे को कम करने के लिए सरकार ने सोने के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी और उसे 12.5% कर दिया था। जैसे ही सोने का आयात महंगा होता है तस्करी बढ़ती है और ये व्यवस्था अभी से नहीं 80 के दशक से चली आ रही। 80 के दशक में जब गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर भारत में था तब भारत में सोने की तस्करी का सबसे चर्चित युग था। जब बड़े तस्करों पर उन तस्करों को हमने फिल्म में भी देखा है, बाकी कहानियों में भी देखा है। उस समय भी जब गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी और गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर था तब तस्करी बढ़ती थी। गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर तो खत्म हो गया, लेकिन सोने की कीमत, जैसे ही भारतीय बाजार में पहुंचने वाले सोने की कीमत, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, बाकी रास्तों से सोना आना शुरू करता है। डीआरआई की रिपोर्ट ये बताती है कि ये सोना कई रास्तों से आया है और अलग अलग बंदरगाहों पर अलग अलग जगह आया है और इसलिए अब सरकार के लिए पर इस बात का दबाव बनेगा जल्दी ही कि वो सोने की तस्करी रोकने के लिए कुछ नीतिगत उपाय करे। सर, आज वित्त मंत्री ने इशारा भी किया, उन्होंने सोने की तस्करी पर टिप्पणी करी, क्या मतलब है इसका? वित्त मंत्री ने कहा कि जब 800 से 800 किलो सोने की स्मगलिंग एक साल में हो रही तो उन्होंने एक अंग्रेजी के मुहावरे का इस्तेमाल किया डीआरआई की मीटिंग में, दिस इज एलिफेंट इन द रूम। मतलब आप ये समझने की कोशिश करिए कि आप इतनी बड़े नेटवर्क को लिए हुए और खुफिया एजेंसियों को लगाए हुए भी 800 किलो सोना हर साल आपके पास तस्करी से आ रहा है, 400 करोड़ का सोना आ रहा है। इसका मतलब था, उनका कहने का इशारा था कि भारत का जो खुफिया नेटवर्क और तंत्र है वो सोने की तस्करी को रोक पाने में असफल रहा। और आंकड़े इस बात की पुष्टि भी करते हैं क्योंकि अकेले अक्टूबर के महीने में 25 केसेस स्मगलिंग के एक साथ पकड़े गए, अलग अलग एक ही महीने के अंदर 25 केसेस पकड़े गए, जिसमें 90 किलो के आसपास सोने की बरामदगी हुई। एक महीने में 90 किलो सोने की तस्करी की बरामदगी हुई, जिसकी 44 करोड़ रुपए कीमत है। 22 नवंबर तक 144 किलो सोने की बरामदगी हो चुकी थी, जिसमें 70 करोड़ रुपए के आसपास की कीमत है। तो वित्त मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से इस बात का इशारा किया गया एजेंसियों को कि सोने की तस्करी पर सख्ती की जानी चाहिए। सोचिए, ये तो वो मामले हैं जो पकड़े गए 833 किलो, जो नहीं पकड़े गए, जो सफल हो गए, वो तो फिर एक अलग ही बात है। सर, क्या लगता है आपको, बजट में कोई फैसला हो सकता है इससे जुड़ा? कॉमर्स मिनिस्ट्री ने तो बाकायदा सिफारिश की है सरकार से, वाणिज्य मंत्रालय ने बाकायदा सरकार से, वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि उसे सोने पर ड्यूटी कलेक्ट करने का लोभ छोड़कर तस्करी रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और ये अपने आप में एक गुत्थी है कि अगर आप सोने का आयात का पे ड्यूटी कम घटाते हैं तो आयात बढ़ता है वैलिड चैनल से ही। इंपोर्ट बढ़ता तो वैध चैनल से, उस पर भी, लेकिन उस पर विदेशी मुद्रा जाती है क्योंकि भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े खपत वाला देश है, यहाँ सोने की मांग सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब आप उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं तब भी सोना आना नहीं रुकता है, सोना तस्करी के रास्ते से बाहर आता है। अब इसी दुविधा के बीच शायद इस बात की संभावना है कि इस बार भारत सरकार सोने के आयात पर शुल्क में 2% की लगभग कमी कर सकती है। 12.5% से 10% के आसपास सोने के आयात शुल्क में कमी की जा सकती है, ताकि तात्कालिक तौर पर सोने का जो आयात है उसे रोका जा सके। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि जुलाई से सितंबर के बीच में सरकार ने जब ड्यूटी बढ़ाई तो उसके बाद शुभम भारत में इंपोर्ट करीब 23% गिरा था, लेकिन वो 23% इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा तस्करी के सहारे भारत के बाजार में आता दिखाई दे रहा है। तो इस बार हो सकता है सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की जाए। चलिए, अब तेल के बाजार से खबर। भारत की तरफ से संकेत दिया गया है कि रूसी कच्चे तेल पर कैपिंग के बावजूद भारत अपने लिए
रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखेगा। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी की विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के बाद इस तरह के संकेत दिए। विदेश मंत्री ने कहा कि यह सही नहीं है कि यूरोपियन यूनियन अपनी ऊर्जा जरूरत को प्राथमिकता दे और भारत से कुछ और करने के लिए कहे। भारत सरकार रूस से तेल खरीदने के फैसले का लंबे समय से ये कहते हुए बचाव करती आई है कि रूस से भारत को सस्ता तेल मिलता है। सर, कैपिंग लग गई, अलग अलग बातचीत चल रही है, बाजार ने कैसे लिया इस कैपिंग को? बाजार के लिए इस कैपिंग का बड़ा फर्क नहीं पड़ा और भारत के लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत के लिए, जैसा हमने चर्चा में कल कहा था कि जब तक $60 से नीचे का तेल बाजार में उपलब्ध है, भारत को ना किसी प्रतिबंध का डर है और ना दुनिया के किसी देश को किसी प्रतिबंध का डर नहीं है। $60 से नीचे का तेल रशिया बेचता रह सकता है और रूस का तेल वैसे भी यूराल ग्रेड तेल $60 से नीचे ही बिक रहा है, 50-55 में बिक रहा है, तो रूस को भी कोई नुकसान नहीं, दुनिया के देशों को भी कोई नुकसान नहीं। पर बाजार को इससे मिलने वाले संकेत थोड़े गहरे और थोड़े पेचीदा हैं। बाजार को एक संकेत तो ये मिल रहा है कि $60 का बेंचमार्क का मतलब है कि दुनिया के जो बड़े ऑयल प्लेयर हैं शुभम, चाहे वो यूएस हो और या ओपेक हो, ये मान रहे हैं कि भारत की दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें 90 और 80 और $90 के ऊपर के लेवल पर लंबे समय तक रहेंगी। हालांकि कैपिंग को हर 2 महीने में रिव्यू किया जाएगा और इसे लोअर लेवल पर लाया जाएगा, लेकिन एक तरह से रूस का जो कि बाजार का सबसे बड़ा डिसरप्टर माना जाता है तेल बाजार का, अपनी तेल उत्पादन की लागत कम होने के कारण उसकी कीमत तय कर देने के बाद अब बाजार में कीमतों के 2 स्तर हो गए और इसलिए बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई बहुत बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं दिखाई देती, लेकिन किसी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गुंजाइश भी इसके साथ नहीं है। इसलिए बाजार में हमने देखा कि ब्रेंट की कीमत इस बड़े फैसले के बाद भी आज वही $83-84 पर बैरल के आसपास और WTI की कीमत तो और भी नीचे, 80 से नीचे करीब $77-78 पर बैरल के आसपास दिखाई दे रही है। तेल बाजार में अभी 3 बड़े प्लेयर हैं, एक ओपेक वाले, एक रशिया वाले और एक अमेरिका वाले। अब अगली जो खबर है वो है ओपेक की तरफ से। इधर क्या हुआ? इधर एशियाई देशों के क्रूड ऑयल मार्केट में बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए सऊदी अरब ने एशिया के लिए कच्चे तेल के भाव में कटौती की है। सऊदी अरब जिस प्रीमियम पर एशियाई बाजारों में तेल बेच रहा था उसे जनवरी से $2.2 प्रति बैरल की कटौती कर दी है और भाव 10 महीने के निचले स्तर तक पहुंच जाएगा। हाल के दिनों में रूस और अमेरिका ने एशियाई बाजारों में अपने अपने तेल की सप्लाई बढ़ाई। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बाजार सबसे बड़ा क्या है? एशिया, भारत, चाइना, और बेचने वाले 3 बड़े बिकवाल हैं। अब वो अपने अपने तरह से बाजार को पकड़ने की, बाजार में दखल बनाने की, बाजार पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। सर, सऊदी अरब ने इस समय प्राइस कट क्यों किया? सऊदी अरब को 2 बड़ी चुनौती बाजार में मांग के तौर पर दिखाई दे रही है चाइना की दृष्टि से। चाइना तेल बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और चूंकि चाइनीज अर्थव्यवस्था में कोविड के नए प्रतिबंध भी आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था में गिरावट हो रही है, भारतीय बाजार में भी मांग कम होने की पूरी संभावना है आने वाले समय में, क्योंकि आर्थिक अर्थव्यवस्था ढलान की तरफ है, गिरावट की तरफ है, तो भारत में भी मांग कम होने की संभावना है। तो सऊदी अरब जो कि ओपेक देशों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा स्विंग प्रोड्यूसर भी है, जो ज़रूरत के मुताबिक बहुत तेज़ी से उत्पादन में कमी या बढ़ोतरी कर सकता है, उसने इस बाजार में थोड़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अपनी कीमतों में कमी की है। जो एशिया को अरब का तेल आता है, सऊदी अरब का तेल आता है, उसे ओमान दुबई बेंचमार्क कहते हैं और उस ओमान दुबई बेंचमार्क की कीमतों में करीब $2.2 पर बैरल की कमी की गई है एशिया के बाजारों के लिए। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा ये दिखाई दे रहा है कि ये कीमतों में कमी ओपेक देशों को वापस उत्पादन में कटौती की तरफ प्रेरित कर सकती है, जिसको हमने अभी वियना की बैठक में होते नहीं देखा था। तो आमतौर पर हमने देखा है पुरानी जो तजुर्बे रहे उस हिसाब से कि जब भी सऊदी अरब अपने यहाँ कच्चे तेल की कीमतों में किसी खास बाजार के लिए कटौती करता है तो उसके बाद ओपेक की बैठक में उत्पादन में कुल कटौती का दबाव भी बनता है। तो मांग कम होने की, डिमांड कम होने का संकेत सऊदी अरब पहले से देता है। तो आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं, इस बात की संभावना जाहिर कर सकते हैं, थोड़े समय बाद स्थितियां स्पष्ट होंगी कि क्या ओपेक अपनी अगली बैठक में यानी जनवरी की शुरुआत तक आते आते उत्पादन में एक और कटौती की घोषणा तो नहीं करेगा। फिलहाल ओपेक ने इस बात का इंतजार किया था कि रूस की तरफ से क्या आता है, तो रूस की तरफ से रूस की आपूर्ति में कोई बड़ा बदलाव बाजार में नहीं होने वाला है, तो शायद ओपेक की तरफ से कटौती की गुंजाइश और ज़्यादा बनती दिखाई देती है। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। चलते चलते आपको छोड़ जाएंगे एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। आज की स्पेशल रिपोर्ट बड़ी खास है। बड़ी खास इसलिए है क्योंकि शायद आप ये मानते होंगे कि आप मोबाइल वॉलेट से अगर किसी ठेले पर, किसी दुकान पर पेमेंट करते हैं तो डिजिटल क्रांति बहुत तेजी से देश में पैर फैला चुकी है, पैर बना चुकी है, पकड़ बना चुकी है। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट आई कल जिसने ये बताया कि अभी डिजिटल असमानता वाकई भारत में बहुत गहरी है। शहरों में क्या हाल है, गाँव में क्या हाल है, महिलाओं में क्या हाल है, पुरुषों में क्या हाल है, सब कुछ बता रही है आपको मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट।
रेडी से सब्जी खरीदने और मोबाइल फोन से भुगतान करते समय आप शायद सोचते होंगे कि जमाना अब डिजिटल का है और देश के कोने कोने में डिजिटल इकोनॉमी की पहुंच हो गई है। हर महीने 12 लाख करोड़ रुपए की यूपीआई पेमेंट का आंकड़ा आपकी सोच को भरोसे में बदलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट आपकी इस सोच और भरोसे को झुठला सकती है। रिपोर्ट के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं में 1/3 के पास भी मोबाइल फोन नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि 2021 के दौरान भारत में 61% पुरुषों के पास मोबाइल फोन है और डिजिटल असमानता शहरों के मुकाबले गांव में ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल पहुंच पुरुषों में ज्यादा है, गांव के मुकाबले शहरों की स्थिति बेहतर है और समाज के ऊपरी वर्ग डिजिटल तौर पर ज्यादा संपन्न है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि जातीय आधार पर डिजिटल असमानता की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। रिपोर्ट कहती है कि सामान्य वर्ग में 8% लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, जबकि अनुसूचित जाति के सिर्फ 2% और अनुसूचित जनजाति के महज 1% लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि कोरोना के बाद देश के शहरी क्षेत्रों में 8% लोगों के पास कंप्यूटर देखा गया है और ग्रामीण इलाकों में तो सिर्फ 1% लोग ही कोरोना के बाद कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल पहुंच की स्थिति तब बेहतर पाई गई है जब लोगों के पास रोजगार देखा गया हो। रिपोर्ट कहती है कि रोजगार प्राप्त या वेतनभोगियों में 95% लोगों के पास मोबाइल फोन पाया गया है और बेरोजगारों में सिर्फ 50% लोगों के पास ही मोबाइल फोन की पहुंच है। और ये स्थिति तब है जब देश में मोबाइल उपभोक्ताओं का आंकड़ा 117 करोड़ है। ब्रॉडबैंड उपभोक्ता 81 करोड़ को पार कर चुके हैं और देश में टेली डेंसिटी 85% के करीब पहुंच गई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि सरकार अगर देश की आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करेगी तो डिजिटल असमानता को दूर करने में भी मदद मिलेगी। मनी 9 के लिए मनोज कुमार।